Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो मैजिकल माइंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड होने वाला है उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं और नेशनल पार्क्स को हम इस वीडियो के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। डिटेल में जाने से पहले हम उत्तर प्रदेश के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश नॉर्थ प्रोविंस नॉर्दर्न इंडिया का राज्य है जिसकी पॉपुलेशन है 241 मिलियन से भी ज्यादा, जो कि भारत का पहला राज्य है। पॉपुलेशन के मामले में इसकी पोजीशन है फर्स्ट और एरिया वाइज है फोर्थ रैंक रखता है ये इंडिया में। ठीक, तो अब उसके कुछ डिटेल्स इस तरह है। निकनेम जो है जिसको हम उपनाम कहते हैं, इसका नाम है हार्टलैंड ऑफ इंडिया। एंड आपका हम बात करें जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो फॉर्म हुआ था एज अ पूरी तरह से राज्य 24 जनवरी 1950 में। उसके पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। कैपिटल आपका लखनऊ है, जो लार्जेस्ट मेट्रो है वो भी लखनऊ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको 75 मिलेंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो बाई कैमरल है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट्स देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 403। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 31 है और लोकसभा में 80 सीट्स देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट है आपका इलाहाबाद और एरिया वाइज जो है वो फोर्थ रैंक है इंडिया में और पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक है। लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और जो आपका एडिशनल ऑफिशियल वो उर्दू है और ऑफिशियल जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक, जीडीपी मामले में फिफ्थ रैंक पर है और जो आपका ये लिटरेसी रेट है वो 67.68 है। 22% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन है, बाकी जो रिमेन है 76 से ज्यादा वो आपको रूरल एरिया में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसकी डिटेल को हम स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखने से पहले हम इसके मैप के थ्रू इसको देख लेते हैं। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश और ये आपका बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और थोड़ा बहुत झारखंड से, और इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। ठीक, चलिए अब इसके ज्योग्राफिकल फीचर को देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है इंडिया के। बॉर्डर शेयर करता है मल्टीपल स्टेट से, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है 8 राज्यों से, जिसमें आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इंटरनेशनली जैसे कि हमने बताया नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपको जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रीजन प्लेन भी है, फुट हिल्स भी देखने को मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र भी है आपको और प्लेन मैदान भी। सबसे बड़ा मैदान उत्तर प्रदेश का है जो कि है गंगा मैदान, गंगा प्लेन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, जैसे कि गंगा प्लेन, गंगा का जो मैदान है वो फर्टाइल सॉइल है, गंगा की जो एलुवियल मिट्टी से बना हुआ है और ये आपका डोमिनेट करता है सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। और ये जो मैदान का जो क्षेत्र है आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के मध्य में और ईस्टर्न पूर्व साइड में। फिर जो आपका उत्तर प्रदेश का साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो प्लेटू है और हिल्स देखने को मिलेंगी। प्लेटू जो होता है, जो आपका आम ये जो प्लेन होता है इससे कुछ उठा हुआ लैंड, टेबल लैंड होता है, इसको प्लेटू कहते हैं। और हिल्स जो होते हैं वो माउंटेनियस रीजन कहे जाते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की। क्लाइमेट में भी आपको वैरायटी डाइवर्सिफाई देखने को मिलेगा, जैसे कि गर्मियों में बहुत हॉट और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, और विंटर भी काफी आपको ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, कभी कभी 1 डिग्री -1 भी चला जाता है, 1 2 ये सब देखने को मिलता है ठंडियों में। फिर मॉनसून जो सीजन है वो आपको जून से सितंबर के बीच का होता है, जिसमें आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेंगे स्टेट के पूर्व और दक्षिणी भाग में। फिर जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश की वो कुछ इस तरह से है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। ये वाइडर स्प्रेड है, ये मतलब इसकी जो आपको क्षेत्र है ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में सेंट्रल और दक्षिणी पार्ट हिस्से में देखने को मिलेगा। जो कि ट्री स्पीसीज है यहाँ की साल, जिसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा, टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, और जैसे कि एसेशिया टर्मिनेलिया बैम्बू बांस की आपको लकड़ियां देखने को मिलेंगी इस फॉरेस्ट में, जंगल में।
दिस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन भी आपको देखने को मिलेगा इसके साथ। ठीक, मानसून में ये बहुत ज्यादा लश ग्रीन हो जाते हैं ये सारी चीजें, और ड्राई सीजन में पतझड़ में ये आपको जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे कि गाजियाबाद साइड देखने को मिलेगा, ठीक पश्चिमी हिस्से में। यहाँ के जो स्पीसीज हैं वो धाक है, फिर खैर है, और तेंदू टाइप के पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो है ये जो फॉरेस्ट कब बनता है, जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं मिलती है, तो ये जो सूखा आ जाता है तब ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट होते हैं ये बनते हैं। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, कटीले, जहाँ पे कटीले पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको मिलेगा साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्टेट के, जहाँ पे जो कंडीशन है एरिड, रेतीली हो चुकी है जहाँ की मिट्टी, वहां पे ये आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एसेशिया हो गया, प्रोस्पीस, और ये सारी चीजें आपको इस टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे। और जो वेजिटेशन है वो बहुत एरिड क्लाइमेट में, हम सभी को पता है रेगिस्तान में बहुत आपको लश ग्रीन देखने को नहीं मिलते हैं, कैक्टस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर आपका आता है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ये कहाँ, पाइन कह रहा है, पाइन का पेड़ कुछ इस तरह से होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन फुट हिल्स में। ठीक, अब देखिए यहाँ के जो डोमिनेंट पेड़ पौधे होते हैं, ये चीड़ पाइन होता है, जिसमें इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो ये ऐसे गिरती है इस पे। ठीक, ओक हो गया, रोडोडेंड्रॉन्स हो गए, ये सारी चीजें ये आपको पेड़ पौधे उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगी। ठीक, और ये जो है ये कोल्डर हायर एल्टीट्यूड पे ये जो फॉरेस्ट होता है, ये वहां पे बहुत ज्यादा फ्लरिश होते हैं। फिर वेटलैंड और मार्शेस, ये वो फॉरेस्ट है जो कि आपको जो गंगा नदी के प्लेन साइड है, साइड रिवर के साइड पे आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के फॉरेस्ट, जैसे कि वेस्ट बंगाल का हो गया सुंदरबन, ये इसी में आते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आपको वेरियस स्पीसीज मिलेंगे बर्ड्स के। ठीक, फिर जैसे कि अब इम्पोर्टेंट है, जैसे आगरा का कीथम लेक है, वहां पे ये आपको वेटलैंड एरिया देखने को मिलेगा। सामन बर्ड सेंचुरी मेनपुरी में है, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी कन्नौज में है, वहां पे ये आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे रिवराइन फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा गंगा यमुना प्लेन के साइड में। ठीक, एंड जो इस पे आपको होगा ये फॉरेस्ट एरिया इसलिए क्रूशियल होते हैं कि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं एनिमल्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे साल हो गया, साल का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब आपको देखने को इस फॉरेस्ट में मिलेंगे। रिसोर्सेज की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे रिसोर्सेज खनिज पदार्थ में आते हैं। तो देखिए जो हमारा जो उत्तर भारत का जो गंगा प्लेन है, फर्टाइल लैंड के लिए तो जाना जाता है, एलुवियल सॉइल के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरिया में से एक है, जहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि एलुवियल सॉइल है, सबसे रिच है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको खेती देखने को मिलता है, जिसमें राइस है, चावल, गेहूं, गन्ने और दाल के क्रॉप्स जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का जो सिग्निफिकेंट मिनरल है वो है कोल, लाइमस्टोन और जिप्सम। अब इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, सबसे पहले जो गंगा रिवर है उसके बारे में समझते हैं। जो गंगा रिवर है सबसे ज्यादा होलीस्ट रिवर में से एक है, सबसे पवित्र नदियों में से एक है भारत की, जिसका ओरिजिन आपको उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से, यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आपको एंटर करते हुए ये ईस्टर्न साइड आती है। ठीक, फिर जो मेजर सिटीज हैं जिसको गंगा आपको टच करते हुए जाती हैं वो है हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और बनारस। फिर गंगा जो है स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि ये लाइफलाइन है मिलियंस ऑफ पीपल की। गंगा प्लेन जो है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो ये एक तरह से हमारे लिए लाइफलाइन भी है, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री भी है, और ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है
जो दूसरा है यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है माँ गंगा की, एंड ये ईस्टर्न बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की। इसका फ्लो है साउथवर्ड से यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, फिर ये यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करते हुए प्रयागराज में गंगा नदी को ज्वाइन करते हैं। यमुना जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इनका भी अपना। ये आपको इनका जो बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलेगा वो हो गया मथुरा आगरा, ठीक। देन घाघर, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी के किनारे सबसे होलीएस्ट प्लेस आपको अयोध्या देखने को मिलेगी। घाघर रिवर के नाम से भी जाना जाता है और सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो ओरिजिनेट है वो तिब्बत में आपको मिलेगा, ठीक। और ये बहरेज, जो उत्तर प्रदेश का बहरेज है, वहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए नॉर्दर्न बाउंड्री है स्टेट का। हम्म और गंगा रिवर को ये बिहार में जो जाके वहां पे ये कनेक्ट होती हैं। कल्चरल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो इसी रिवर के किनारे है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलीजियस सेंटर के भी पर्सपेक्टिव से। देन सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो फ्लो करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेंट्रल इंडिया, ठीक। नौगढ़ जो है ये वहां से आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती हैं। फिर ये भी एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर यमुनोत्री रिवर, जिसको टोन्स रिवर भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट, ये आपकी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, एंड ये आपका ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से, ठीक। एंड यमुना रिवर को ये ज्वाइन करती हैं और ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। फिर बेतवा रिवर है, ये जो बुंदेलखंड का रीजन है उत्तर प्रदेश, वहां से इनका फ्लो होता है और ओरिजिनेट होता है विंध्या रेंजेस, जो विंध्या पर्वत है वहां से ये ईस्ट पूरब साइड फ्लो करते हुए यमुना रिवर को ज्वाइन करती हैं। बेतवा रिवर जो इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर केन रिवर है। केन रिवर जो है ये भी आपका बुंदेलखंड रीजन से उत्तर प्रदेश से आता है। फिर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एमपी से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई इंपॉर्टेंट रिवर है तो क्या वो किसी दूसरे रास्ते से ओरिजिनेट होके इस साइड फ्लो करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये भी अपने वाइल्ड लाइफ इस रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें तो ये हमारे देश का, भारत का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक में अब आने लगा है। पहले कहा जाता था उत्तर प्रदेश जो है वो इकोनॉमिकली इसको बीमारू प्रदेश में डाल दिया गया था, लेकिन अब जो है इसको प्रोग्रेसिव स्टेट, एक डेवलपिंग स्टेट के नाम से जाना जा रहा है। अगर करेंट प्राइस पे देखें, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का, ग्रॉस जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, वो 24.39 लाख करोड़ हो चुका है 23-24 में, और आगे भी ये आने वाले टाइम में और तेजी से बढ़ने वाला है। फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उत्तर प्रदेश की, सबसे पहला है एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ज्यादा रहती है। तो रूरल एरिया में जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं उनका एग्रीकल्चर जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और जो उसके अलाइड सेक्टर्स है उन चीजों से ये कनेक्टेड होती है। देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किन किन चीजों में? 17.3% ऑफ कंट्री का टोटल फूड ग्रेन जो है यहाँ से होता है, ठीक। मेजर प्रोड्यूसर है आपका शुगर केन, गेहूं में, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, मिल्क में, ठीक, इन सब चीजों में। फिर दूसरे नंबर पे है इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है आपको कानपुर में देखने को मिलेगा, नोएडा में देखने को मिलेगा, जो कि अब और तेजी से ग्रो अप कर रहा है। मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया, पेप्सिको, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो आपका नोएडा है वहां पे। फिर सर्विस सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो लार्जेस्ट सेक्टर है यूपी का, जिसमें अकाउंटिंग का 60% आ रहा है, जिसमें आपको टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड एंड फाइनेंस देखने को मिलेगा।
फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर ले तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उत्तर प्रदेश का वो बहुत तेजी से हो रहा है, ये अच्छी बात है। नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी जो स्टेट की इकोनॉमिक है वो और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उसके लिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलप इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फॉरेन में सबमिट किए जा रहे हैं कि फॉरेन भी और हमारे इंडिया में भी जो बड़े 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 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है, सबमिट किए जा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथ ही साथ जो हमारे वर्क फोर्स है उनके स्किल डेवलपमेंट को और अच्छा करने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो अपने फेस्टिवल्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं ग्लोबली भी जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा है एक कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस मेला है, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग भी इसे कहा जाता है। देखिए जो महाकुंभ मेला होता है हर साल तो वैसे कुंभ मेला लगता है, लेकिन जो महाकुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार लगता है। ये भारत की 4 शहरों में लगता है। पहला है प्रयागराज, फिर हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। कुंभ मेला जो है अ, यहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन है अक्रॉस द ग्लोब आती है और जो माँ गंगा है, माँ सरस्वती और माँ यमुना का जो अ, यहाँ पे जो मिलन है वहां पे इन लोग डुबकी लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ठीक, फिर आता है माघ मेला। माघ मेला जो है वो हर साल लगता है। कहाँ लगता है? जनवरी के मंथ में। ये स्टार्ट हो जाता है एंड ऑफ दिसंबर से और आपका फरवरी तक लगा रहता है। हर साल लगता है कहाँ पे? आपका प्रयागराज में। ठीक, फिर है आपका ताज महोत्सव। ताज महोत्सव को भी देखने के लिए लोग वर्ल्ड वाइड आते हैं। यहाँ पे ताज, ये जो ताजमहल है इसके आसपास जो पूरा यूनिकनेस जो है उत्तर प्रदेश का डांस, जो क्यूजीन्स है वो सब की एग्जीबिशन होता है। बाहर से लोग आते हैं नाच गाना ये सब देखने के लिए। जो हमारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, कलाकृति को इसमें दिखाई जाती है। जो हमारे क्राफ्ट्स है, कल्चर है, इस चीज को इसमें दर्शाया जाता है। एंड लखनऊ महोत्सव है, ये भी कल्चरल फेस्टिवल है लखनऊ का, जो कि लखनऊ में हर साल नवंबर के महीने में होता है। इसमें भी आर्ट्स क्राफ्ट जो उत्तर प्रदेश का कल्चर है उसका एग्जीबिशन होता है। देन रामलीला। रामलीला एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर फेस्टिवल में से एक है। हिंदू फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है भगवान श्री राम के लाइफ पर। ये आपका मंथ होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, दिवाली से पहले इसको दिखाया जाता है। ये एक आपको कह दे तो रामायण की जो कहानियां उसको इसमें अ, अपने एक्टिंग के थ्रू लोग दिखाते हैं। फिर बात करते हैं दशहरा। दशहरा जो है ये भी हिंदू फेस्टिवल है। ये आपका दिखाया जाता है श्री राम ने जब रावण का वध किया था उसके संदर्भ में। तो ये आपको मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा, जिसमें रावण के जो पुतले होते हैं कुंभकर्ण और मेघनाथ की को जलाया जाता है। ये बताता है कि सच्चाई की और अच्छाई की जीत बुराई पर कैसे हुई, भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा था। देन बात कर लेते हैं दिवाली। दिवाली सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में से एक है, जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ये आपके अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, कार्तिक महीने में। ठीक, देन ये माना जाता है कि जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे तो उनकी खुशी में दीप जला के, क्योंकि वो बहुत अमावस्या की रात थी, तो दीप जला के लोगों ने उनका स्वागत किया था और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देन होली जो है आपका वर्ल्ड फेमस है, उत्तर प्रदेश का मथुरा की होली, जिसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है। ये आपको एंड ऑफ फरवरी और स्टार्टिंग ऑफ मार्च के बीच में ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। ठीक, देन देव दीपावली हो गया। ये हिंदू फेस्टिवल में से एक है जो कि बनारस जो हमारा स्पिरिचुअल और वर्ल्ड का सबसे पुराने सिटी में से एक है वहां पे मनाया जाता है। ये यूजुअली जो मून जो पूर्णिमा की दिन होते हैं ना उसमें इसे सेलिब्रेट किया जाता है माँ गंगा के किनारे कार्तिक महीने में। देव दीपावली पे जो बनारस के घाट हैं उनको दियों से सजाया जाता है, मिलियंस ऑफ दिए से सजाया जाता है। ठीक, और इसको देखने के लिए लोग आते हैं ग्लोबली भी, और ये बहुत बड़ा टूरिज्म का एक सोर्स बन गया है अब इंडिया में। फिर दीपावली जैसा कि हमने बताया, लॉर्ड शिवा के उसमें त्रिपुरासुर को मारा था, उनके
हर्ष में ये दीप दिवाली जो होती है बनारस में वो सेलिब्रेट होता है। ठीक, इसमें लोग जो आते हैं दूर से वो गंगा नदी में स्नान भी करते हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करते हैं ये सारी चीजों को। और पूरे बनारस को, पूरा जो वहाँ के घाट होते हैं उनको दियों से प्रज्वलित किया जाता है। इसको देख पूजा पाठ किया जाता है, माँ गंगे की आरती होती है। इसको देखने के लिए आपको वर्ल्ड वाइड से टूरिज्म देखने को मिलेगा बनारस में। देन अयोध्या दीप महोत्सव। अयोध्या दीप महोत्सव बहुत ही खूबसूरत एक हमारा फेस्टिवल हो चुका है, जिसको अयोध्या दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटी दिवाली से एक दिन पहले और छोटी दिवाली के दिन भी मनाया जाता है, मतलब कि जो मेन दिवाली होता है उसके पहले मनाया जाता है। अयोध्या में मनाया जाता है। जो अयोध्या सिटी के सरयू नदी के किनारे की घाट है, भगवान श्री राम का जो घर है, मंदिर है, उस सबको खूब सुंदर से सजाया जाता है और लेजर लाइटनिंग होती है। भगवान श्री राम के जीवन का बहुत अच्छे से वर्णन किया जाता है लेजर लाइट के थ्रू। यहाँ से ही नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने, जो कि होता है कार्तिक महीने में, जो भी अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। ठीक, देन इसका एक ये है कि जब भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे थे रावण को डिफीट करके, उसका वध करके, तो उस खुशी में जो लोग थे उन्होंने अयोध्या को इस खूबसूरती से सजाया था और सेलिब्रेट किया था। सरयू नदी के किनारे कुछ इस तरह से होता है अयोध्या दीप महोत्सव। देन बात करते हैं जन्माष्टमी। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का बर्थडे होता है जन्माष्टमी के दिन। ये हिंदू फेस्टिवल है। लॉर्ड कृष्णा जी का बर्थडे होता है। कृष्णा जी का जो कृष्ण पक्ष होता है डार्क फोर्टनाइट अमावस्या में भाद्रपद जो होता है हिंदू महीना, उसमें अगस्त और सितंबर के बीच में आता है ये जन्माष्टमी। और सिर्फ जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है इसको भी ये ग्लोबली भी अट्रैक्ट करता है टूरिज्म, और जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो आते हैं देखने, आपको मथुरा वृंदावन ये सारी जगह। देन राधा जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी के बाद माँ राधे जी का जो जन्म होता है उसको राधा जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो 8 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष के 15वें दिन ये मनाया जाता है, जो आपका भाद्रपद होता है उसके उसमें। ये भी आपका मंथ और सितंबर के बीच में ही आता है। फिर बात करते हैं रामनवमी। रामनवमी जो है वो भगवान श्री राम जी का बर्थ टाइम होता है, जिसमें भगवान श्री जन्म लिए थे। ठीक, जो कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी जो है वो लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार हैं। ठीक, अब ये जो बर्थडे है राम जी का, रामनवमी, जो आपका शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। चैत महीने का, हिंदू का जो कैलेंडर होता है वो चैत माघ इस तरफ का, इस टाइप में इसको चैत कहा जाता है, उसमें मनाया जाता है। जो कि इंग्लिश कैलेंडर का मार्च और अप्रैल के बीच का महीना होता है। इसमें भी आपको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया। टेम्पल्स डेकोरेट किए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें इसमें। फिर आता है ईद उल फितर, एक मुस्लिम फेस्टिवल है जो मार्क्स करता है एंड ऑफ द इस्लामिक होली मंथ ऑफ रमदान। मतलब यहाँ पे जो रमदान होता है वो खत्म होता है, उसकी खुशी में इन लोग इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल होता है जून और जुलाई के महीने के बीच में। स्पेशल प्रेयर्स और अटेंड किया जाता है मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा, एंड ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। देन हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका देखिए 1958 तक ये जो राजा होते थे और ब्रिटिश रूलर्स जो होते थे इंडिया के, उनका ये हंटिंग ग्राउंड माना जाता था। ठीक, 1958 के पहले। लेकिन 1958 में इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मेन मोटो था कि प्रोटेक्ट करना जो स्वैम्प डियर पॉपुलेशन है उनको, क्योंकि वो एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म ही के कगार पे थी। ठीक, फिर 1977 में इसको पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क के रूप में, और इसमें कुछ और एरियाज ऐड किए गए। और फिर 1987 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पे बंगाल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट देखी जाती है। डाइवर्स रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ, बियर, और इस बर्ड्स में बात करें तो 450 से भी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। और इसका एक अपना यूनिक इकोसिस्टम है, जिसमें आपको ग्रासलैंड, स्वैम्प्स और डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक,
तो ये तो रहा दुधवा नेशनल पार्क। देन बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये भी आपका टाइगर रिजर्व है क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये पूरी तरह से सिक्योर है उनके लिए। एंड आपको ये तेराई आर्क लैंडस्केप जो है ये उसका पार्ट है। इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है उनके बीच का है। यहाँ पे आपको सॉल्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें ग्रासलैंड स्वैम्प है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो शारदा सागर डैम है वो इसी रिजर्व बाउंड्री के बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जैसे कि लेपर्ड्स, एलिफेंट्स और स्लॉथ बियर भी देखने को मिलेगा। फिर आ गया चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चंद्रप्रभा भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको पिकनिक स्पॉट के लिए भी चंद्रप्रभा जाना जाता है। डेंस फॉरेस्ट है, सीनिक वाटरफॉल है जैसे कि राजदरी, देवदारी और नौगढ़ वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट। ठीक, तो चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। ठीक, बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। 200 से ज्यादा आपको बर्ड स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है और ये आपको बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। यहाँ भी आपको वाइल्ड लाइफ वैरायटीज देखने को मिलेगा जिसमें टाइगर, लेपर्ड, ये सारी चीजें हैं। ठीक, और जो टाइगर रिजर्व है और ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही। ये टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी, जिसको नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। किस चीज के लिए? जो क्रिटिकली एंडेंजर घड़ियाल है ना, रेड क्राउन रूफ टर्टल हो गए और घड़ियाल हो गए, एंडेंजर गंगा रिवर डॉल्फिन है, उन सब चीज के लिए। ठीक, ये सारी चीजें हैं देखने को मिल जाएगा। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया डॉल्फिन, टर्टल, क्रोकोडाइल्स, ये सब चीज के लिए। चंबल रिवर के आपको रिवर के ये पास में है, जो कि आपका 3 पॉइंट है जैसे राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश। अब ये पहले तो ये जो सेंचुरी है पहला मध्य प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1978 में। फिर उसके बाद इसको उत्तर प्रदेश ने भी डिक्लेयर कर दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। ठीक, तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश और उसके कुछ डिटेल्स। होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।